जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 23 चलेगा। इससे पहले साथियों आपका टोटल 22 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। और साथियों, अगर आपका ये सभी प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और साथियों, अगर आपने अभी तक न्यू बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाकर आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने इस कोर्स को ले रखा है। तो अगर आपको कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना है, आपको जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। चलिए बताइए, क्वेश्चन 1 के लिए आंसर यहाँ पर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। तो यहाँ पर अगर आपका ऑप्शन बी है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है माइकल फैराडे। पूरा नाम क्या है? माइकल फैराडे। इसने ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग कॉपी में लिखते चलिए। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछे क्या होता है? टेस्ला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये बिहार पुलिस के लिए डेली का क्लास का टाइमिंग है। साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट शाम 7:30 बजे और मिक्स प्रैक्टिस सेट रात 8 बजे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। देखिए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कब करता है? जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर राष्ट्रपति इस्तीफा देता है। ठीक है, तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 65, यानी कि अनुच्छेद 65 में इसके बारे में बताया गया है। कुछ और भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। जैसे कि अनुच्छेद 61 में क्या है? तो इसमें महाभियोग की प्रक्रिया है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 71 में क्या है? तो राष्ट्रपति, यहाँ पे लिख देते हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इसके बारे में आर्टिकल 71 में बताया गया है। और 72 में क्या है? तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। ये आर्टिकल 72 में बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। ठीक है, अगर आपको सच में बिहार पुलिस की तैयारी करना है और इस बार आपको सिलेक्शन चाहिए तो अभी से तैयारी में लग जाइए। तो हरी शैवाल किसे कहते हैं? तो हरा चीज़ किसमें होता है? क्लोरोफिल, यानी कि आंसर हो जाएगा क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? अच्छा, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है अगर आपसे पूछे तो श्री जगदीप धनखड़। श्री जगदीप धनखड़ वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है वह भारत का नागरिक हो, ये तो होना ही चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी होना चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहरित हो, ये गलत है। क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा में होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, ये आपका कथन गलत है। ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा होना चाहिए था। बाकी वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है, ये सभी कथन क्या है? आपका सही है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सही नहीं है? तो केवल सी वाला। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 5, सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लगाइए। सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये स्थित है काराकोरम श्रेणी में। ठीक है, कहाँ पर है? काराकोरम श्रेणी में। और काराकोरम श्रेणी को हिमालय की रीढ़, ठीक है, हिमालय का रीढ़ बोला जाता है काराकोरम श्रेणी को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यह क्वेश्चन बार बार आता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? एक महीना पहले। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस। तो आप लोग लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आता है जल दिवस और साथ में बिहार दिवस। जल दिवस और साथ में बिहार दिवस, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई की बात करें तो विश्व जैव विविधता दिवस। नोट कर लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। विश्व जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा? पहला वाला ऑप्शन 22 अप्रैल। क्वेश्चन 7, वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? जो वेरीनाग झील है ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और इस झील से किस नदी का उद्गम होता है? आंसर हो जाएगा झेलम नदी। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, झेलम नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आपको बताते हैं। कल भी हमने बताया था, अगर पूछे भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा आपको आंसर करना है, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो यमुना नदी। और यमुना नदी, ठीक है, क्वेश्चन बनता है यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो इसके लिए हमने ट्रिक बताया था KBC। हालांकि ये ट्रिक आपको मिल जाएगा कोर्स में एप्लीकेशन पर। तो के मतलब होता है कैन, बी मतलब होता है बेतवा, ये एग्जाम में पूछता है, कैन, बेतवा, चंबल। ठीक है, ये 3 मुख्य नदियां हैं यमुना की सहायक नदी। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन में इस तरह से कुछ मिलेगा, तो उसमें से जो नहीं होगा वो आपको आंसर करना है। तो KBC यानी कैन, बेतवा, चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं। तो कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? फॉन, ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। बाकी कैलोरी भी है, जूल भी है, BTU भी है। BTU का मतलब क्या होता है? तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, BTU का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्वेश्चन 9, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? युद्ध अभ्यास से भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में। चलिए बताइए। तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम होता है मित्र शक्ति। ठीक है, क्या है? मित्र शक्ति। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? और देखिए, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हिंदी का भी क्लास कराइए। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, हिंदी का भी आपका क्लास होगा। ठीक है, अभी आपको फोकस करना है ओनली GK GS, क्योंकि GK GS से लगभग 75 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, GK से आपका 40 क्वेश्चन आता है प्लस 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से। साइंस से 30 क्वेश्चन आता है। चलिए बताइए, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह कौन सा होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गंडक नदी दिया हुआ है और भारत नेपाल की सीमा पर, तो ये आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क।
10 के लिए आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है वाल्मीकि नेशनल पार्क? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? चलिए बताइए। और साथियों आप लोग टेलीग्राम चैनल को जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर जो भी क्लास है, किस दिन क्लास होगा किस दिन क्लास नहीं होगा, इसके बारे में सभी जानकारियां दी जाती है टेलीग्राम पर। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किन वर्षों में हुआ था? 1845-46। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बताइए किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक को लिखी गई थी? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। इन्हें भारत का वृद्ध पुरुष बोला जाता है। ये हम आपको बता चुके हैं, भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी ने ही भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ये कर्नाटका में। कहाँ पर है? कर्नाटका। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कर्नाटक की बात करें तो कहवा उत्पादन में सबसे आगे है। कहवा उत्पादन में सबसे आगे कर्नाटक है। चाय उत्पादन में पूछे तो आप सभी जानते हैं असम। जूट उत्पादन में पूछे पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। गन्ना उत्पादन में पूछे तो कौन हो जाएगा गन्ना उत्पादन में? उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन बनता है। अच्छा, केसर सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो जम्मू कश्मीर में, इसे भी ध्यान रखिएगा। गरम मसालों का राज्य केरल को कहा जाता है। क्वेश्चन 14, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 है राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो साथियों आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213 हमने आपको दोनों बताया था। 123 में क्या है? राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, तो जब संसद का विश्रांति काल चलता है तो उस स्थिति में अगर कोई कानून लाना हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। ये बताया गया आर्टिकल 123 में। और 213 में राज्यपाल है। क्या है? राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 213 में, और 123 में राष्ट्रपति के पास। दोनों आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? चलिए, और साथियों हम डेली आपको बताते हैं कि आपको साथ में कॉपी लेके बैठना है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को हम बताते हैं आपको साथ में लिखते चलना है, इससे आपका खुद का नोट्स तैयार होगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। डेट को लिख लीजिएगा। प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति, ठीक है, मसौदा समिति बोला जाता है, और इसी को इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी किसे बोला जाता है? तो प्रारूप समिति को ही। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष था, और उस अध्यक्ष का नाम क्या था? तो BR अम्बेडकर। तो इसमें समिति में सदस्य कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समिति का सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों सदस्य थे। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लिनी। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया के लेखक कौन हो जाएगा? प्लिनी। अरस्तु की बात करें तो इन्होंने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक को लिखा है। हमने आपको बताया था पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। इंटेंसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है?
यहाँ पर सिर्फ आपको ये देखना है कि मिशन इंद्रधनुष जो है इसका संबंध किस क्षेत्र से है, ये आपको केवल बताना है। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध है टीकाकरण से। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, टीकाकरण। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? चलिए बताइए। लोथल, तो ये आपका हो जाएगा लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, राज्य पूछे तो गुजरात। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे है। रावी की बात करें, इसके किनारे हड़प्पा बसा हुआ है। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो याद रखिएगा, असम का नृत्य शैली है सत्रिया। लावनी पूछे, हमने आपको बताया था लावनी कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये महाराष्ट्र का है लावनी। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? कथक। कथक ये उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली पूछे तो कथकली, और एक मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, ये दो शास्त्रीय नृत्य केरल का हो जाएगा। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, किसी तत्व के समस्थानिक से मतलब क्या है? ये क्वेश्चन आज हम आपको तीसरा बार करा रहे हैं। ठीक है, तीसरी बार ये क्वेश्चन है समस्थानिक और समभारिक, जिसको आइसोटोप बोला जाता है और आइसोबार। तो समस्थानिक में क्या होता है? समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। ये तो आप सभी जानते हैं। तो आइए चेक करते हैं। उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, बिल्कुल सही है। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो, ये गलत होता है। परमाणु संख्या अलग अलग नहीं, परमाणु संख्या समान होता है। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ए और सी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, और संभारिक में उल्टा होता है, द्रव्यमान संख्या समान हो जाता है और परमाणु संख्या अलग अलग, ये संभारिक में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था? तो ये किसने किया था? गुरु अंगद देव ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के आखिरी गुरु थे, यानी कि 10वें गुरु। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु है। 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह है। इनका जन्म हुआ था 1666 में। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में, जिसे अभी पटना के नाम से जाना जाता है। और गुरु गोविंद सिंह ने ही 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। कब? 1699 में। क्वेश्चन 22, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 राज्य या फिर 4 से अधिक। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो भारत में जो प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, ये किस क्षेत्र में हुआ था? इसका आंसर है कृषि ऋण के क्षेत्र में। क्वेश्चन 24, निम्मो बाजगो नामक बांध ये कौन सी नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा हुआ था। ठीक है, बिहार पुलिस में अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया को एक बार भी बताइए। निम्मो बाजगो ये नामक बांध जो है कौन सी नदी पर है? तो ये सिंधु नदी पर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिंधु नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा है। तो अगर आपसे पूछे पाकिस्तान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? सिंधु नदी। पेरियार अभ्यारण्य, पेरियार अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? तो ये आपका केरल में है। कहाँ पर है? केरल में।
अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया? और जैसे ये क्लास खत्म होता है इसका पीडीएफ आंसर के साथ एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, जाकर रिवीजन कीजिए, ठीक है, आंसर के साथ मिलेगा। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 25 के लिए डी ऑप्शन शिशिर कुमार घोष ने। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो बताइए क्या करने के लिए किया जाता है। और वित्त आयोग की बात करें इसके बारे में हमने आपको बताया था, इसके बारे में आर्टिकल 280 में बताया गया है वित्त आयोग के बारे में। ये केंद्रीय वित्त आयोग है और एक होता है राज्य वित्त आयोग। तो आप लोग कमेंट करके बताइए राज्य वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। देखते हैं किसको पता है, बताइए तो राज्य वित्त आयोग का उल्लेख। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय अनुदान एवं संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। बिल्कुल सही है, केंद्रीय अनुदान जो कलेक्शन होता है उसमें संघ के राजस्व में राज्यों को कितना देना है, क्या करना है, उसके बारे में वित्त आयोग में चर्चा की जाती है, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, इसीलिए वित्त आयोग की नियुक्ति होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। और अभी हमने आपसे पूछा कि राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है। तो आर्टिकल है 243, ठीक है। कितना आर्टिकल है 243। 243 का कौन सा, तो 243 का हिंदी में झ, ठीक है, हिंदी में झ। और इंग्लिश में पूछे तो 243 आई। इसमें क्या है, राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है। चलिए बताइए ओजोन छिद्र से क्या मतलब है। तो इसका मतलब होता है ओजोन लेयर जो है समताप मंडल में मिलता है, तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना ही ओजोन छेद कहलाता है। और ओजोन की बात करें इसका फॉर्मूला O3 होता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन का इस्तेमाल होता है, किसका, डॉप्सन का। तो डॉप्सन से ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। क्वेश्चन 28, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है, इसलिए 24 अक्टूबर को यह दिवस मनाते हैं। आगे देखिए कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर अब क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। किसी को लगता है हाइड्रोमीटर आंसर होगा, किसी को लगता है हाइग्रोमीटर। तो अगर पूछे तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व, आंसर आपको करना है हाइड्रोमीटर, ना कि हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, बताइए किसमें। इसका आंसर है प्रोटीन में। और प्रोटीन सबसे अधिक किस में मिलता है, सोयाबीन में। अच्छा, यूरिया का सूत्र क्या होता है, हमने आपको बताया था NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 31, बताइए हवा में परागन को क्या कहते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, हवा में परागन को क्या कहते हैं। तो इससे बोला जाता है 31 के लिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला, वायु परागन। क्वेश्चन 32, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो अभी हमने आपको बताया था जम्मू कश्मीर में होता है, केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन 33, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, अगर हम पानी को उबालते हैं तो उससे कीटाणु मर जाते हैं, यानी सूक्ष्म जीव जो है वो नष्ट होता है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कौन नष्ट नहीं करता है।
क्लोरीनीकरण का इस्तेमाल करके भी नष्ट होता है, परावैंगनी विकिरण से भी नष्ट होता है, जबकि निस्यंदन से नष्ट नहीं होता है। निस्यंदन का मतलब होता है छानना। तो बताइए, अगर क्या पानी को छानेंगे तो क्या कीटाणु जो है, सूक्ष्म जीव है, वो नष्ट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो आंसर क्या होगा? बी वाला, निस्यंदन यानी कि छानना। कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीट का मतलब जो मधुमक्खी के काटने से होता है। मधुमक्खी, ये सभी आपका कीट वंश में आएगा। मधुमक्खी जो है कीट वंश के अंतर्गत में आता है, और इससे जो खुजली होता है ये फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। ये तो आप सभी जानते हैं, लाल चींटी के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल होता है। आखिरी क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। हालांकि पोर्ट ब्लेयर का अब नया नाम हो गया है श्री विजयपुरम। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं श्री विजयपुरम। ये पोर्ट ब्लेयर का अब नया नाम है और ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। और जिन्होंने अभी तक कोर्स को परचेज नहीं किया है, नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर जाकर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए कमेंट करके कि आपने आज 35 में से कितने क्वेश्चन को सही किए हैं।